हेलो बच्चों, वेलकम टू मेडू हब। आई एम विवेक पांडे, आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट मेडू हब और आज वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है। सो वेलकम टू यू ऑल। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। वेव ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइजन प्रिंसिपल और वेव फ्रंट की थ्योरी को देखा था। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आज सबसे पहला काम हमारा होगा टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। ये टॉपिक स्पेसिफिकली नीट के नए सिलेबस में दिया हुआ है और आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हैव सम प्रॉब्लम्स इन रिमेंबरिंग द डेरिवेशन ऑफ दीज थिंग्स। यानी हाइजन प्रिंसिपल की मदद से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करना एक सिरदर्द लगता है ज़्यादातर बच्चों को। तो इस चीज़ को अगर आप आज लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको समझ में ही आ जाएगा पूरी तरह से। और दूसरी बात, क्योंकि ये स्पेसिफाइड है नीट में भी, तो इसके डेरिवेशन से हमें हेल्प मिलेगी कल को अगर कोई एक यूनिक सा क्वेश्चन आ जाता है इस थ्योरी के ऊपर बेस में तो उसको करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 2, वेयर वी विल फर्स्ट डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल वेव फ्रंट थ्योरी। ऑलराइट, तो सबसे पहले आई विल डिस्कस दी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग हाइजन प्रिंसिपल यानी वेव थ्योरी की मदद से डिराइव करना चाहते हैं। तो लास्ट टाइम आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूं, हाइजन प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हाइजन प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहला पॉइंट था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आर द सर्फेसिस ऑफ वेरियस शेप्स जो कि ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम्स। यानी वेव फ्रंट आर द सर्फेसेस। इन सर्फेसेस की खासियत ये होती है कि इन पे हर पॉइंट का फेस सेम होता है और ये वेव फ्रंट एक जगह स्थिर नहीं रहते, ये आगे बढ़ते रहते हैं विद द स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम। राइट, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। और जब ये वेव फ्रंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो ये क्लोजर हो जाएंगे अगर ये डेंसर मीडियम में जाएंगे, ये फार्दर हो जाएंगे अगर ये रेयर मीडियम में जाएंगे। जैसे आपने एग्जांपल में देखा था कि अगर एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें बीच में पत्थर डालो, पत्थर फेंको, तो उसमें लेयर बनती है, एक सर्कुलर वेव फ्रंट बनता है जो धीरे धीरे आगे प्रोपोगेट करता है किनारों की तरफ। राइट, तो आज की क्लास में हम इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके देखेंगे कि कैसे साइन आई बाय साइन आर डिराइव हो गया। ऑलराइट, दूसरा जो कॉन्सेप्ट था हमारा, दूसरी जो स्टेप थी हाइजन प्रिंसिपल की, वो ये थी कि वो जो वेव फ्रंट है उसमें हर एक पॉइंट को एक पॉइंट सोर्स बना लो और उससे भी वेवलेट्स निकाल दो और बाद में उन्हीं वेवलेट्स को, वो वेवलेट्स भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे और बाद में उन्हीं वेवलेट्स के कॉमन सरफेसेस को ज्वाइन करने से आपको वेव फ्रंट की नई पोजीशन मिल जाती है। राइट, सो इट वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट। सो इसी दो पॉइंट को ध्यान रखते हुए विल प्रूव दिस लॉ इन अ वेरी सिंपल वे। तो सबसे पहला काम तो होता है बच्चों डायग्राम बनाना। इमेजिन करो कि ये एक सरफेस है, ऊपर का मीडियम है म्यू वन, नीचे का मीडियम है म्यू टू। राइट, और जो इंसिडेंट रे है वो म्यू टू मीडियम से आ रही है। लेट अस अज्यूम दिस इज द इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट होती है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करके एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिए, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे चली गई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने यहां पे जानबूझ करके आर थोड़ा अलग बनाया है, छोटा बना दिया, मतलब वो डेंसर मीडियम में है। जहां एंगल छोटा होता है वो मीडियम डेंसर है, जहां एंगल बड़ा होता है वो रेयर है। राइट, ऐसे ही एक लाइट और बना दीजिए बच्चों। वेव फ्रंट बनाने के लिए हमें दो रेस की जरूरत पड़ेगी, तो एक और रे इसी के पैरेलल बनाइए, एक और रे इसी के पैरेलल, इंसिडेंट रे, ये देखिए। और
ये यहां पे इंसिडेंट हो रही है, ये वाला एंगल आई ही रखिएगा और फिर रिफ्लेक्टेड रे भी फिर इसी के पैरेलल बनाइए ऐसे करके, दिस इज आर ही रखिएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर टू रेज, दो इंसिडेंट रेज और उन्हीं दोनों की करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रेज, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप में बच्चों क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द वेव फ्रंट्स। तो आपको पता है ये रेज दोनों पैरेलल है, तो जो इनका वेव फ्रंट होगा ना वो भी पैरेलल होगा। तो ऐसे वेव फ्रंट बनाते रहिए, बनाते रहिए। कब तक बनाना है आपको, पैरेलल वेव फ्रंट बनाते रहिए क्योंकि इंसिडेंट रे पैरेलल है। कब तक बनाना है बच्चों, ये जब तक आप इस एंड में पहली वाली रे के इंसिडेंट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। अब नहीं बनाना है, अब ये इस वाले मीडियम का हो गया, इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए ए कह देता हूं, ऑलराइट। तो अब इस वेव फ्रंट को ध्यान दीजिए बच्चों, ये ए है और लेट से ये इसके सामने वाला जो पॉइंट है इसी के अंदर इसको मैं ए डैश कह देता हूं। जरा देखो, इज दैट सिंपल। ये वेव फ्रंट आ रहा है, पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है, वेव फ्रंट आ रहा है ऐसे। और मैंने आपको लास्ट टाइम मैं रिकॉल कराना चाहता हूं और ध्यान भी रखना है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है रे का नॉर्मल के साथ, यानी नॉर्मल और रे के बीच में जो एंगल है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। सेम एंगल वेव फ्रंट का सरफेस के साथ होता है। यानी ये जो रे है, रे का नॉर्मल के साथ आई है, तो ये जो येलो येलो लाइन वेव फ्रंट बनाए, वेव फ्रंट का ये जो सरफेस है, ये जो इंटरफेस है, इसके साथ भी एंगल आई होता है। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर वेव फ्रंट है, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब मैं कलर थोड़ा सा दूसरा ले रहा हूं, इस वेव फ्रंट के अंदर ये मैंने दो पॉइंट जो दिखाए हैं। अब ये वाला जो A1 वाला जो पॉइंट है बच्चों, अब इसके आगे वेव फ्रंट, आधा वेव फ्रंट दूसरे मीडियम में आ गया है और आधा वेव फ्रंट पहले ही मीडियम में। मतलब वैसे तो वेव फ्रंट के हर पॉइंट की स्पीड सेम होनी चाहिए, हमें पता है वेव फ्रंट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ वेव, बट द थिंग इज ये जो ए डैश है बच्चों, इसकी स्पीड होगी v1, यानी सेम वेव फ्रंट के कुछ पॉइंट्स स्पीड v1 से मूव करेंगे और इसी वेव फ्रंट के पॉइंट जो अंदर चले गए हैं उनकी स्पीड बदल के हो जाएगी v2। जरा ध्यान से देखो, यही है रे के टर्न का कारण। इमेजिन करो अगर एक ऐसे पेन, ये पेन एक वेव फ्रंट है, ये पेन सीधा जा रहा है, ये सीधा तब जाएगा, ये पेन सीधा तब जाएगा, इमेजिन करो जब इसके दोनों एंड्स मूव सेम स्पीड से करेंगे। तो वेव फ्रंट को सरफेस की तरह विजुलाइज करो, एक सरफेस, या थोड़ी देर के लिए इसको पेन की तरह देखो। पेन के दोनों टिप अगर A1 A2 है, तो अगर ये दोनों पॉइंट की स्पीड सेम है, यानी ये भी सेम स्पीड से जा रहा है, ये भी सेम स्पीड से जा रहा है, तो ये पेन टिल्ट नहीं होगा, सीधा सीधा आगे बढ़ेगा, राइट। जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, ट्रक आगे बढ़ रहा है, उसके दोनों चाहिए, दोनों पहिए आगे के फ्रंट व्हील जो हैं लेफ्ट और राइट वाले, उन दोनों की स्पीड अगर सेम है तो व्हील सीधा सीधा आगे बढ़ेगा। लेकिन बच्चों अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि एक पॉइंट को अगर मैं रोक दूं और दूसरे पॉइंट को बढ़ाते रहूं, राइट, तो एक पॉइंट को अगर मैं रोक दूं और दूसरे पॉइंट अगर अपनी स्पीड से चलता रहे, सो डोंट यू थिंक द वेव फ्रंट, द व्हील, द लाइन, द पेन विल टर्न? यस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द रेज टर्न। रेस के टर्न होने का कारण बस यही है कि वो वेव फ्रंट के एक व्हील, एक पॉइंट की स्पीड v1 हो जाती है और दूसरा चला जाता है डेंसर मीडियम में, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो जैसे ही दो पॉइंट की स्पीड अलग अलग होगी तो वो वेव फ्रंट सीधे जाने के बजाय टर्न कर जाएगा, और तब तक टर्न करता रहेगा जब तक वो दोनों पॉइंट सेम मीडियम में ना आ जाए। जब तक, जैसे ये वेव फ्रंट जो आपने देखा येलो वाला, ये वेव फ्रंट का एक पॉइंट आ गया म्यू2 में और एक म्यू1 में ही है, तो ये जब तक ये टर्निंग होती रहेगी जब तक ये ए डैश भी म्यू2 में ना आ जाए, ए डैश भी म्यू2 में ना आ जाए। सो दैट इज द रीजन व्हाई द रेस टर्न, एंड यहीं से हाइजन साहब ने इसको प्रूव कर दिया था। तो अब बच्चों मैं यहां पे इसके ये इफ वी अज्यूम A1 और A2 एज द सेकेंडरी, मतलब इनको सोर्सेस की तरह ट्रीट करें, तो ये इससे जो वेवलेट निकलेंगे बच्चों, इससे जो वेवलेट निकलेंगे उसकी स्पीड होगी v2, और उससे जो वेवलेट निकलेंगे उनकी स्पीड थोड़ा फास्ट होगी, अज्यूमिंग, या मतलब डिफरेंट होगी ऐसे करके।
आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नाउ इफ यू ड्रॉ द कॉमन सरफेस, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली बच्चे, तो देखो ये क्या हुआ। अब इस पॉइंट पे एक वेव फ्रंट बना दो ऐसे करके, ये होगी, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज बी एंड दिस विल बिकम बी डैश। थोड़ा पेन में चेंज कर देता हूं, इस पॉइंट को बी डैश कह दीजिए और इस पॉइंट को बी कह देते हैं। और ये जो वेव फ्रंट है ये दूसरे मीडियम में देखिए, तो यही येलो वाले वेव फ्रंट को मैंने रीड्रॉ किया है, इसी येलो वाले वेव फ्रंट को मैंने ये ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं ये जो वेव फ्रंट है यहां से यहां पे t इक्वल टू मान लो 0 पे था और यही वेव फ्रंट t इक्वल टू t0 पे यहां पहुंच गया, और इसका ये वाला पॉइंट t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, सेम टाइम पे ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया। लेकिन आप देखिए बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो ये वाला पॉइंट है a डैश वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। रीजन ये है क्योंकि स्पीड अलग अलग है, तो सेम टाइम में जहां स्पीड ज्यादा होगी μ1 जहां पर रेयर मीडियम में तो वो ज्यादा आगे चला जाएगा, यहां पे कम होगी तो ये कम आगे चला जाएगा। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बस यहीं से स्नेल्स लॉ है। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसी के पैरेलल ये 2-3 और बना दो एंड योर डायग्राम, this diagram is of 1 marks in boards and this diagram will, the questions on numerical logical questions from theory of this topic will come from this diagram. You should understand कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो वेव फ्रंट है बच्चों, ये वेव फ्रंट अपना मस्त पैरेलल चल रहे थे, लेकिन जैसे ही एक पहिया गड्ढे में धंस गया या एक पहिया जब एक पॉइंट चला गया डेंसर मीडियम में तो ये हो गया स्लो और दूसरा पहिया उसी स्पीड से भाग रहा है, तो ये जो येलो लाइन थी ये टर्न होकर ग्रीन बन गई और अब दोनों पहिए गड्ढे में आ गए, दोनों पहिए स्लो हो गए। अब वापस यहां पे ये अपना आराम से v2 की स्पीड से स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा चलता रहेगा। यानी टर्निंग तभी तक होगी जब तक एक पॉइंट डेंसर मीडियम में हो और एक रेरर में हो, तभी तक टर्निंग होगी। उसके बाद एक बार दोनों पॉइंट सेम मीडियम में आ गए, वो वेव फ्रंट पूरी तरह से दूसरे मीडियम में आ गया, उसके बाद टर्निंग नहीं होगी, देन इट विल मूव इन अ सेम डायरेक्शन। सो दैट इज, आई होप इज क्लियर टू यू ऑल। अब बस यहां पे जैसे आपने आई लिखा था बच्चों, वैसे ये जो वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव का जो वेव फ्रंट है, आई नो ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, इसका सरफेस के साथ एंगल r होता है और जो इंसिडेंट मीडियम था, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था, इसका जो एंगल है सरफेस के साथ वो आई होता है। आई होप आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा ये और ये सरफेस है हमारा, यहीं पे ही कहानी, बस यही था बच्चों इसका प्रूफ, बस छोटा सा। अब बस थोड़ी सी ज्योमेट्री लिखनी है, साइन आई बाय साइन आर। अच्छा एक चीज और देख लीजिए बच्चों, ये जो मैंने ग्रीन कलर से लाइन बनाई है यहां पे, ये जो ग्रीन कलर से मैंने लाइन बनाई, आप देख सकते हैं वेव फ्रंट हैज ट्रेवल्ड, ये जो डिस्टेंस ऑफ वेव फ्रंट ट्रेवल्ड इन टाइम t, तो यहां पे अगर स्पीड v1 है, v1 कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज c बाय μ1, क्योंकि μ1 मीडियम है, तो ये t टाइम में जो डिस्टेंस चला ये चला v1t, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये जो a है, a से ये जो b डैश पहुंचा है, ये डिस्टेंस चला v2t। टाइम सेम है बट एक में छोटा एरो बना है, एक में बड़ा एरो बना है। अब कुछ नहीं करना है, सीधा साइन आई बाय साइन आर लिख दीजिए। अगर यहां पे आप साइन आई देखेंगे बच्चों, साइन आई होता है परपेंडिकुलर, कोई भी फंक्शन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें ऊपर ये जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें सबसे 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी है, जो कि जिसको मैं कह सकता हूं ए और बी, और ये आई के सामने परपेंडिकुलर होता है, आई के सामने वो v1t है। तो साइन आई विल बी इक्वल टू जस्ट v1t विच इज परपेंडिकुलर फॉर द अबव ट्राइंगल अपॉन बेस इज ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अब सेकंड नीचे वाले ट्राइंगल में आप देखिए बच्चों, ये वेव फ्रंट वाला एंगल 90 डिग्री है, ये जो नीचे ट्राइंगल दिख रहा है ए बी और ये इस पॉइंट को बी डैश कह दीजिए, इस नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में साइन आर अगर मैं लिखूं, साइन आर, क्योंकि स्नेल्स लॉ में साइन आई साइन आर आता है, तो साइन आर हो जाएगा, इसमें हाइपोटेन्यूज वही ए बी है
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये v2t हो जाएगी। या आप यहां से भी रिलेट कर सकते हैं, साइन r विल बी इक्वल टू v1 की जगह जस्ट v2 लिख दीजिए, नीचे एज इट इज लिखना है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए बच्चों। तो ये डायग्राम में एक एक डिस्टेंसेस क्या हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, वो v1t है, वो v2t है, वो i है, ये r है, यही इस डायग्राम में लर्न करना है। बस साइन i साइन r लिखो। अब तो आपको डेरिवेशन के हिसाब से तो बहुत आसान हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो साइन i बाय साइन r जब करेंगे तो ये v1t बाय ab क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ab बाय v2t तो ये t से t कट गया, ab से ab कट गया, जो कि आ गया v1 बाय v2। अब आप देख सकते हैं बच्चों v1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू μ1, तो इसी को μ2 बाय μ1 कर दीजिए, तो यहां से साइन i बाय साइन r हेंस प्रूव्ड। यही स्नेल्स लॉ है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई बच्चों। दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड दिस डायग्राम इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर द डेरिवेशन ऑफ दिस लॉ फॉर 12th सीबीएसई। तो आप लोगों जो 12th सीबीएसई में है उनके लिए बहुत हेल्पफुल ये डायग्राम, 1 मार्क, और बच्चों ये 2 मार्क्स, दैट्स ऑल। ज्योमेट्री देख करके साइन आई बाय साइन आर लिखो, डिवाइड कर दो। ज्योमेट्री देख करके इस ट्राइंगल से साइन आई और इस ट्राइंगल से साइन आर लिखो। आई और आर तुमको रटवा दिए, वेव फ्रंट का प्लेन के साथ एंगल आई और आर होता है, बस साइन आई बाय साइन आर लिखना है एंड यू विल बी ओवर, थिंग विल बी ओवर, राइट। सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग स्नेल्स लॉ। अगर इसमें कोई डाउट है तो तुरंत पूछो, नहीं तो मैं अभी इस पे जस्ट आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देने वाला हूं। ये क्लियर हुआ सबको अच्छे से बच्चों? It's very simple law of refraction using Huygens principle. Diagram is more important in this case. चलिए, तो अब quickly let us also derive the law of reflection. Let us quickly राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या करना है? सबसे पहले वही डायग्राम बनाना है। रिफ्लेक्शन में बच्चों यहां पे मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम विल रिमेन सेम, सेम मीडियम। तो मीडियम अगर सेम है बच्चे तो v1 इक्वल टू v2 हो जाता है। कायदे से डेरिवेशन यहीं से ही खत्म हो गया। तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, जो आपने साइन आई लिखा था तो साइन आई में वो मीडियम 1 के अंदर था और साइन आर मीडियम 2 के अंदर था। तो ये v1 v2 अलग अलग लिख रहे थे आप, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा था। रिफ्रैक्शन में मीडियम बदल जाता है, एयर से वाटर, ग्लास से एयर। लेकिन जब बच्चों रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो आई, ये जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में चली जाएगी। मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, मीडियम डिड नॉट चेंज। मैंने आर जानबूझ के अलग बनाया है क्योंकि वी नीड टू प्रूव दैट आई इक्वल टू आर। तो यहां पे भी वही है बच्चों, ये जो आने वाली रे है इसका भी वही मीडियम है, जाने वाली रे है उसका भी वही मीडियम है। तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। अगर पिछले बार की तरह भी लिख दूं तो साइन आई इक्वल टू v1t की जगह vt बाय ab और साइन r इक्वल टू vt बाय ab। याद रहे दोनों vt होंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे साइन i बाय साइन r की वैल्यू 1 आ जाती है, तो साइन i इक्वल टू साइन r आ जाता है। दिस इंप्लाइज i इक्वल टू r आ जाता है। अगर सीधा सीधा बिना दिमाग लगाए करना हो तो लॉजिकली साइन आई बाय साइन आर सेम मीडियम, तो वेलोसिटी अलग है ही नहीं। आने वाली रे भी उसी मीडियम में है, जाने वाली रे उसी मीडियम में, तो साइन आई में भी vt, साइन आर में भी vt, डिवाइड कर दोगे तो v से v कट जाएगा। साइन आई इक्वल टू साइन आर, आई इक्वल टू आर, कहते को तो हो गया डेरिवेशन। लेकिन अब समझने के पॉइंट ऑफ से देखिए, ये जो आने वाली रे है, 2 रे बनानी पड़ेगी तभी वेवफ्रंट बनेगा हमारा। अच्छा इमेजिन करो ये दोनों पैरेलल रे से आई और टकरा के दोनों पैरेलल ऐसे निकल गई, ये आर।
तो सबसे पहले वेव फ्रंट बनाइए। ये जो आने वाली रेज हैं इनके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। तो वेव फ्रंट आया ऐसे, ये आया और ये इस पॉइंट पे जहां पे ये रे इंसिडेंट हो रही इसको ए कह दो और ऐसे ये चला गया। ऑलराइट, अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट ए है, इसको ए डैश कह दीजिए। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल्स थ्योरी, ये जो ए वाला सोर्स है इसके कारण वेवलेट्स ऊपर जाने लगेंगे और वो वाला जो सोर्स है उससे वेवलेट अभी भी नीचे आने लगेंगे लाइक दिस, और इससे वेवलेट्स ऊपर जाने लगेंगे। तो जो आप इनके कॉमन टेंजेंट बनाओगे, अच्छा लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, यहां पे जाने वाले वेवलेट की स्पीड भी वही vt और वहां से आगे बढ़ने वाले वेवलेट की स्पीड भी वही vt। अब बस इन दोनों के एक टेंजेंट बनाना है। अब टेंजेंट तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, तुम तो सीधा भाई देखो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके पैरेलल बना दो, झंझट खत्म। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये और ये, इन दोनों के परपेंडिकुलर बना दो वेव फ्रंट्स और तुम्हारी कहानी खत्म। और ये लो परपेंडिकुलर बनाना, ध्यान रहे बस, ये ऐसे, ये ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स है और तुम्हें कुछ करना ही नहीं। अब येलो वाले इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं और ऑरेंज वाले रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हैं। येलो वाले वेव फ्रंट का एंगल होगा इंसिडेंट एंगल, इसको आई कह देना विथ सरफेस, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ऑरेंज वाले वेव फ्रंट्स हैं इनका जो सरफेस के साथ एंगल होगा, ये तो हमें पता ही है बाय डेफिनेशन, दिस एंगल इज आर। बस ये डायग्राम तुम्हें बनाना है, बाकी तुम साइन आई बाय साइन आर करोगे, दोनों v1 v2 t सेम है, यही करना है और i इक्वल टू आर हो जाता है। तो बच्चों आई गेस आपको समझ में आया कि ये इस हाइजेन साहब ने बेसिक ज्योमेट्री से वेरीफाई कर दिया, पता तो लॉ पहले से ही था, डिस्कवर नहीं किया, वेरीफाई किया कि देखो ये एक वेव है और इसको इस प्रिंसिपल से कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो सिमिलरली हाइजेन एक्सप्लेन्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना ये इनने एक्सप्लेन किए थे। बस एक जगह उनकी गाड़ी, उनकी सुई अटक गई थी, वो था पोलराइजेशन। और यहीं से ही फिर मैक्सवेल ने काम का चालू किया कि पोलराइजेशन में ये जब भी कोई थ्योरी फेल होती है कहीं पे तो तुरंत सारे साइंटिस्ट लपक के लग जाते हैं उसको स्टडी करने में। तो बहुत सिंपल कहानी है बच्चों, हाइजेन proved almost all the wave phenomena using just his three principles, but he failed in polarization, which was later basically which led to the discovery of electromagnetism, electromagnetic waves, which was done by Maxwell. तो आई होप आपको समझ में आएगा। और एनसीईआरटी ने इतना ब्यूटीफुली यूज किया है, देखो हाइजेन साहब के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करवाया क्योंकि वो सिंपल था, यहां पे मैथ नहीं लगवाई। लेकिन आगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में हाइजेन प्रिंसिपल मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे मैथ निकलवा करके आपसे इंटरफेरेंस का डेरिवेशन करवाया। तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो जहां कहां पे क्या यूज करना है बड़ा केयरफुली उन लोगों ने डाला हुआ है, और हमें भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है इस चैप्टर में, अल्टीमेटली व्हाट इज द मेन पर्पस, राइट। तो आई गेस आपको समझ में आया लाइट वेव फिनोमिना के जो प्रोसेसेस हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया जाता है हाइजेन साहब से, और इसके बाद इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन इनको मैथमेटिकली रिलेट किया जाता है। ये हमारा बस काम है, इससे ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी हाइजेन प्रिंसिपल पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और इसके डेरिवेशन से कहीं घूम फिर के आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। हाइजेन वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो पहला पार्ट है हाइजेन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, वो अब हमारा खत्म हुआ, राइट। सबसे पहले तो वेव फ्रंट, उसकी प्रॉपर्टीज, सेकंड हाइजेन प्रिंसिपल की स्टेप्स की मदद से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, और वो डायग्राम में देखना कहां पे क्या हो रहा है, ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, आइए अब इससे पहले कि हम अगले टॉपिक में चलें, लेट अस सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स इन दिस। इस पे भी प्रॉब्लम बन सकती है, देखिए क्या।
तो प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए, द वेव फ्रंट्स of incident and refracted waves are given as shown. तो ये चार बच्चों वेवफ्रंट दे रखे हैं आपको। ये वाला मीडियम है μ1, ये वाला मीडियम है μ2, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स है, राइट। सो नाउ वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। सबसे पहला पार्ट है ड्रॉ path of rays and determine which medium is denser। तो सबसे पहला काम है आपको यहां पे रे बनानी है इन वेव फ्रंट से, और आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा मीडियम हो। रे को देख के इंसिडेंट एंगल अगर बड़ा है तो जो एंगल बड़ा होगा, जिस मीडियम का एंगल बड़ा होगा, जिस मीडियम में रे का एंगल बड़ा होगा वो रेरर है, दूसरे मीडियम वाला डेंसर। तो सबसे पहला काम है रे बनाओ भाई। ये वेव फ्रंट दे रखे हैं, दीज आर वेव फ्रंट्स एंड यू हैव टू ड्रॉ द रे। तो विल यूज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, रेज आर परपेंडिकुलर, रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। तो रे जब भी ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आपको ध्यान रखना है रेज आर परपेंडिकुलर, rays, the path of rays are perpendicular to wave fronts। तो यानी आप लाइनें बनाइए, यानी रेज बनाइए इस तरह से कि वो इन सारे वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर हो। ये मीडियम 1 में अगर आप रे बनाएंगे तो आपको दिख रहा होगा दिस विल बी योर इंसिडेंट रे। देखो जरा परपेंडिकुलर बनाई मैंने, सो दिस विल बी योर इंसिडेंट रे। थोड़ा सा इसको पीछे बना देते हैं, ये इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल हो गई। अब दूसरी रे रिफ्रैक्टेड रे बनाने के लिए आप इसके इन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बना दीजिए ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा केयरफुली अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल से ये रे हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अगर आप थोड़ा केयरफुली देखेंगे बच्चों, बस हमें कंपेयर करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है आई और आर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई इज ग्रेटर देन आर। नाउ बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जिस मीडियम में एंगल बड़ा होता है वो वाला जो है वो रेरर होता है। सो इसका मतलब ये जो μ1 है वो रेरर है, आई वाला रेरर का मतलब ये छोटा है यहां से। तो रे डायग्राम बना करके डिटरमिन करने का मेथड ये है, बहुत सिंपल। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं बच्चों वेव फ्रंट का डिस्टेंस। वेव फ्रंट जो है अगर दूर दूर है वो रेरर मीडियम है, वेव फ्रंट पास पास है वो डेंसर मीडियम है। तो वेव फ्रंट यहां पे मीडियम 1 में दूर दूर थे तो यहीं से डिसाइड हो जाता है ये रेरर, यहां पास पास बना है तो ये डेंसर। तो एग्जाम में ऐसे छोटी छोटी चीजें डायग्राम से इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आइए, ये पहला पार्ट है। नाउ लेट मी आस्क यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं बच्चों। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑप्शन ए, phi c is not equal to phi d, phi a is equal to phi b,
phi a minus phi c. Phi a is equal to phi c. Phi c minus phi e is equal to phi d minus phi f. This is again a conceptual question based on the same diagram, right? As I told you, the diagram for this particular topic is important. इस डायग्राम के अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, ये डिस्टेंसेस कैसे रिलेट हो रहे हैं, दैट्स ऑल. तो बताइए बच्चों यहां पे क्या रिलेशन आएगा phi c by d में इसमें. अब phi का मतलब क्या है? सबसे पहले सर ये phi क्या है? तो बच्चों phi का मतलब एक ही चीज होता है, फेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. phi का मतलब इतना सा है. अब फेज, तो हमने वेव फ्रंट से फेज का क्या लेना देना? भाई यहां पे वेव फ्रंट बने और आप फेज पूछ रहे हैं, क्या लेना देना है? लेना देना है. वेव फ्रंट की डेफिनेशन ही यहीं से आई थी. वेव फ्रंट होता ही क्या है? वेव फ्रंट बच्चों वो होता है ऑल द पार्टिकल्स इन द वेव फ्रंट हैव सेम फेज. ऑल द पार्टिकल्स in a wavefront, in a given wavefront, vibrate in same phase. रादर वेव फ्रंट की डेफिनेशन थी ये. तो बच्चों सेम वेव फ्रंट में फेज सेम होता है, और अगर वेव फ्रंट बदल गया तो फेज भी बदल गया. तो यानी सेम जो वेव फ्रंट है, सेम जो लाइन है, जैसे कि अगर आप यहां पे देखें, ये जो पहली वाली लाइन है, यहां से अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो भाई फेज ऑफ ए शुड बी इक्वल टू फेज ऑफ बी. ये ए और बी दो एंड पॉइंट ऑफ सेम वेव फ्रंट है, इनका फेज इक्वल है. लेकिन दूसरी तरफ फेज ऑफ सी इज इक्वल टू फेज ऑफ डी. वैसे यहां पे फेज ऑफ ई इक्वल टू फेज ऑफ एफ and phase of G equal to phase of H. तो सेम वेव फ्रंट के पार्टिकल्स का फेज सेम होता है, समझ गए ना बच्चों? लेकिन आपस में अलग होता है. यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई ये फेज ऑफ ए और फेज ऑफ सी क्या हो गए, तो भाई ये अलग. अगर वेव फ्रंट बदल गया तो उनके फेज सेम नहीं है, अनलेस वो दे रहा है आपको डेटा की सेम लो. कई बार अलग अलग टाइम पे दे देते हैं तो फेज, बट नॉर्मली अगर कुछ गिवन नहीं है तो अलग अलग वेव फ्रंट का फेज अलग अलग है. फेज का मतलब एंगल होता है, समझ गए बच्चों? तो सबसे बड़ा एंगल होता है जो सबसे आगे है, सबसे छोटा एंगल होता है सबसे, मान लो ये जो ए वाले हैं, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं बच्चों, यहां पे जो सबसे पीछे वेव फ्रंट होता है इसका फेज सबसे बड़ा, और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं फेज कम होता है. यानी फेज decreases in the direction of wavefront. Phase decreases in the direction of propagation of wave. मतलब बच्चों अगर आप वेव के लॉन्ग जाएंगे तो फेज घटता रहेगा. यानी सबसे बड़ा फेज यहां पे फेज ए है, फिर उसके बाद ए से आप जब इधर आएंगे तो सी, फिर उसके बाद और आगे जाएंगे तो ये ई, फिर उसके बाद और आगे जाएंगे तो जी. यानी सबसे बड़ा एंगल जो होगा ए का, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फेज घटता जाएगा. यानी इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है. तो अब यहां पे हमें देखना है भाई कि ये कौन कौन से ऑप्शन इस छोटे से अंडरस्टैंडिंग से, यानी ये सेम वेव फ्रंट में जो पॉइंट है उनके सेम फेज, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फेज कम होता जाएगा. इन दोनों चीजों से इन ऑप्शन को देखना है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला वाला, फेज सी इज नॉट इक्वल टू फेज डी. गलत. सी और डी भाई एक ही वेव फ्रंट के पॉइंट हैं, तो उनका फेज तो सेम होना नेसेसरी है, वो सेम होंगे. सेकंड पॉइंट, फेज ऑफ ए इज इक्वल टू फेज ऑफ बी. यस,
ए और बी का फेज, यानी हमें एक करेक्ट आंसर मिल गया। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखा है तो बच्चों खुश मत हो जाना, एक और अभी बाकी है सही आंसर। थर्ड, फेज ऑफ ए इज इक्वल टू फेज ऑफ सी ना, ए और सी में हमें पता है जैसे आप ए से सी जाओगे फेज कम हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, वो अलग अलग वेव फ्रंट का है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आइए अब लास्ट वाला देखिए बच्चों, ये जो है जरा ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा सा सोचना है। ये ई लिखा हुआ है सी माइनस ई, तो आप देख सकते हैं यहां पे लिखा फेज ऑफ सी माइनस फेज ऑफ ई, यानी सी के फेज में से ई का फेज घटाया, फेज ऑफ सी माइनस फेज ऑफ ई इज इक्वल टू फेज ऑफ डी माइनस फेज ऑफ एफ। तो जैसा मैंने कहा बच्चों, सेम वेव फ्रंट का फेज सेम होता है कि मान लो अगर यहां का फेज है पाई, तो इस पॉइंट का भी पाई हो गया। लेट अस से इस वाले पॉइंट का है पाई बाय 2, तो इस वाले का भी पाई बाय 2 हो गया। तो आप देखेंगे बच्चों ई और एफ एक जैसे हैं और सी और डी एक जैसे हैं, तो सी में से ई घटाओ, इट विल बी इक्वल टू डी में से एफ घटाओ, क्योंकि सेम वेव फ्रंट, सेम पेयर ऑफ वेव फ्रंट के दो पॉइंट्स में फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो दोनों का फेज विल बी, डिफरेंस विल बी सेम। समझ में आया ना भाई? ये सी और ई का जो डिफरेंस है इट इज सेम एज डी और एफ, क्योंकि सी और डी सेम है और ई और एफ सेम है। तो यहां पे ये वाला ऑप्शन भी बच्चों सही हो जाता है। सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम ऑफ दिस। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया। वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो पहला टॉपिक है हाइजेन प्रिंसिपल, उसके अंदर सबसे पहली चीज वेव फ्रंट और उसकी प्रॉपर्टीज, डायग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड हाइजेन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन टू प्रूव स्नेल्स लॉ एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस डायग्राम, और इसके ऊपर बेस ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। सो आई होप दिस completes your understanding of the first topic of wave optics, that is Huygens principle and its application. So now it's time to go to the next topic of wave optics, जिसका नाम है interference और superposition of waves, right? तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई वेव, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके टॉपिक्स लिख लेना चाहिए। वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहला था हाइजेन प्रिंसिपल, जिसमें वेव फ्रंट एंड प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ ये टॉपिक हमने कवर किया बच्चों हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में। अब हम आगे चलेंगे सुपरपोजिशंस ऑफ वेव, interference, and then YDSE, diffraction, polarization। तो यही है। आइए अब इस पे चलते हैं बच्चों। ये तो थ्योरी थी, रादर ये बाद में फिर से थ्योरी आ जाएगी, और ये बीच में जो टॉपिक हैं ये मैथ, ट्रिगो, ये न्यूमेरिकल जिससे आएंगे। तो राइट नाउ लेट्स गो टू द सेकंड टॉपिक। अब थोड़ा सा बेसिक मैथ वाले, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप की चीजें चालू होंगी बच्चों। इन दोनों चीजों में हम लोग ये बहुत यूज करेंगे। थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए, वो मैं आपको बीच में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। सो हेडिंग डालिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इंटरफेरेंस। आई होप आपको ये समझ में आया। वेव ऑप्टिक्स के अंदर पहला टॉपिक इज नाउ क्लियर टू यू ऑल, दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, राइट? सो हेडिंग डालिए, लेट्स quickly write the concept of superposition of waves and interference। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? सबसे पहले we need to learn what is superposition। पहले तो सुपरपोजिशन क्या है, और फिर सुपरपोजिशन जो भी है उसका वेव से क्या लेना देना, राइट? ये दो चीजों पे पहले सुनना ध्यान से। तो
हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज स्केलर, अनदर इज वेक्टर. So when you add scalar quantities, like you add masses, you add temperatures, you add charges, ये जितनी भी स्केलर क्वांटिटी, यू ऐड करंट, ये जितनी भी स्केलर क्वांटिटी को जब आप ऐड करते हैं तो इनके ऐड करने के ऑपरेशन को, इनके ऐड करने की प्रक्रिया को एडिटिविटी बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं, इनमें एक डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ती. वहीं जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स हो गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे वेलोसिटी हो गया, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, वेव के केस में डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो जाते हैं. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको जब आप ऐड करते हैं तो इनकी प्रक्रिया को सुपरपोजिशन या वेक्टर एडिशन कहा जाता है. यानी सुपरपोजिशन इज नथिंग बट द रीनेमिंग ऑफ vector addition. So when we say that the two waves are superimposed or the superposition of waves, it means a simple line. It is the vector addition of its displacements. यानी superposition of wave is nothing but vector addition of displacements of the particles due to these waves. ऑलराइट. तो क्या होता है जब किसी मीडियम में कोई वेव ट्रेवल कर रही होती है, लाइट वेव, साउंड वेव, व्हाटएवर, डजंट मैटर, वो वेव क्या करती है, वो वेव उस मीडियम के पार्टिकल्स की को ऑसिलेट कर देती है. वो वेव एक एनर्जी है, वो जब वो पहुंचती है उस मीडियम के पार्टिकल पे तो वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे पहले मजे में रहता है, एनर्जी आती है वो नाचने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है. ऑसिलेट जब वो करने लगेगा तो वो अपनी मीन पोजीशन से, अपने इक्विलिब्रियम से उछल कूद करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. तो जितना ऊपर जाएगा या जितना नीचे जाएगा, इसी को हम लोग उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो जब उसी सेम मीडियम में एक और वेव अगर आ जाए, कैसे आ जाएगी एक और वेव? भाई एक और सोर्स, जैसे इस रूम में एयर, मीडियम तो एयर ही है, लेकिन एक तरफ बांसुरी बज रही है, एक तरफ ढोल बज रहे हैं, एक तरफ कोई गा भी रहा है, तो ये सारे वेव जनरेट कर रहे हैं. तो जब कानों में वेव पहुंचेगी, मेरे कान के जो पार्टिकल्स हैं उसका डिस्प्लेसमेंट किसके हिसाब से होगा? बांसुरी के, या वो जो गाना गा रहे हैं उसके, या ढोल के? तो मेरे कान के पर्दे का वाइब्रेशन, इन सब के वाइब्रेशन का, इन सब के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उनका वेक्टर सम, उनका सुपरपोजिशन है. So that is the meaning of superposition of waves. That is when two or more waves are simultaneously present in the medium, then the particles of medium will vibrate with the displacements equal to the superposition of displacements due to all the waves. अगर किसी मीडियम में एक से ज्यादा वेव्स एक साथ हैं तो एक ही पार्टिकल को हर एक वेव अपना अलग अलग डिस्प्लेसमेंट बोलेगी कि भाई तू ऐसे कर, कोई बोल रहा है तू नीचे जा, कोई बोल रहा है तू राइट में जा. तो वो पार्टिकल किधर जाएगा? वो पार्टिकल बहुत चालाक है, वो सारी वेव के डिस्प्लेसमेंट को जोड़ देगा, जो रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन में जाएगा. और उस डायरेक्शन में जाने के इसी चीज को बोलते हैं कि भाई वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड. ये वेव उस पॉइंट पे आई और सब मिल करके एक सिंगल वेव बन गई, क्योंकि वो पार्टिकल हर एक के हिसाब से एक साथ डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो सबके डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, जो भी नेट आएगा उस डायरेक्शन में चला जाएगा. लेकिन इस चीज से फिजिकली क्या होगा? इस चीज से वेव का शेप ही चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट. यानी जब एक दो वेव आ रही हैं, जब वो दोनों वेव एक पॉइंट पे मिलेंगी तो उस पॉइंट पे जो वेव बनेगी वो ना तो पहले जैसी होगी ना दूसरे जैसी होगी, वो अलग ही होगी, वो दोनों का सुपरपोजिशन होगी. So I hope you understood the concept. Superposition, what is superposition? It is nothing but vector addition. It is a name given to the addition of quantities which are vectors. So what is the meaning of superposition of wave? So when two or more waves are simultaneously present in the same medium,
then the particles ऑलराइट बच्चों, तो सिंपल है, अगर सुपरपोजिशन का मतलब समझ में आ गया, एक साथ जोड़ देना, क्या जोड़ देना, डिस्प्लेसमेंट जोड़ देना, किसके, पार्टिकल्स के। कौन कर रहा था, जो वेव कर रही थी, एक नहीं एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा वेव्स एक ही पॉइंट को बोलती हैं तू इधर जा तू उधर जा, तो वो पार्टिकल ना उसकी सुनता है ना इसकी सुनता है, दोनों को जोड़ करके रिजल्टेंट निकाल करके सुनता है। समझ गए, बहुत अकल है पार्टिकल में। सो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और इसी का दूसरा नाम है बच्चों इंटरफियरेंस। इसी चीज को हम लोग इंटरफेरेंस कह देते हैं। अब हमारा काम बस ये है इस इंटरफेरेंस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना कि आखिर इंटरफेरेंस हो रहा है तो आखिर इससे क्या, चला हो गई, चलो चला गया, इससे क्या करें हम क्या करें तो हम ये करेंगे कि हम नंबर लाएंगे। हमें नंबर लाने के लिए इस इंटरफेरेंस वाले फिनोमिना को अब डायग्राम से नहीं मैथमेटिकली देखना है, राइट? क्योंकि डायग्राम से ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैथमेटिकली आई होप आप आसान लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने यहां पे लिखा यहीं से ही कहानी चालू हो जाएगी। y1 y2 वही डिस्प्लेसमेंट्स इक्वेशन ऑफ वेव्स हैं। सो नाउ इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो दो वेव बच्चों, अगर दो वेव को जनरेट करने के लिए हमें दो सोर्सेस चाहिए, तो मैं उनके नाम S1 S2 ले रहा हूं। दीज टू आर द सोर्सेस। ये सोर्सेस हर डायरेक्शन में अपनी वेव जनरेट कर रहे हैं। इन सोर्सेस से हर डायरेक्शन में वेव जा रही है। पॉइंट सोर्सेस हैं, हर डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहे हैं। नाउ अगर मैं किसी पॉइंट को विजुलाइज करूं, कंसीडर दिस पॉइंट P, आपने दो बल्ब जला दिए, तो इस पॉइंट P पे क्या लगता है, सिर्फ इसी बल्ब से लाइट जाएगी या उससे जाएगी? तो आप बोलोगे सर लाइट को क्या है, वो तो दोनों से जाएगी, इससे भी जाएगी और इससे भी जाएगी। ये वाला जो बल्ब है ये इसका मैं ये बना देता हूं वेव। तो आप देखेंगे ये वाला बल्ब कह रहा है उस पॉइंट को, जब ये वाले बल्ब से वहां लाइट पहुंचेगी, इस वाले बल्ब से उस पॉइंट के डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए x1 कह देता हूं, तो वो कह रहा है ऊपर जा। ये वाला बल्ब कह रहा है, वैसे अगर मैं इस दूसरे वाले बल्ब की बात करूं, इससे भी वहां लाइट पहुंचेगी, और यहां पे मैंने जानबूझ के उल्टा बना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी दोनों बल्ब उल्टा भी कह सकते हैं। सो कंसीडर दैट द सेम पॉइंट P, the lights are coming from S1 and S2, सिंपल ये लाइट आ रही है। तो जब आप बच्चों y1 लिखोगे, y1, तो आप लिखोगे a1 sin ω1t प्लस k1 x1। ये इक्वेशन ऑफ वेव है जिसमें आपको पता है ओमेगा फ्रीक्वेंसी, k वेव नंबर, a एम्पलीट्यूड और x1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। तो ये इक्वेशन ऑफ वेव, वो y1 y2 जो डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, वो y इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन ऑफ वेव। आई होप यहां पे आपको इन सारी चीजों के मतलब पता होने चाहिए। ये a का मतलब एम्पलीट्यूड, ये ओमेगा का मतलब 2 पाई बाय टी, ये k का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा, t का मतलब तो आपको पता ही है टाइम, और ये x का मतलब होता है बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स। आई होप ये आपको इक्वेशन ऑफ वेव के ये टर्म्स पता है। मैं अज्यूमिंग यू नो दीज। तो ऐड आप जो कर रहे थे वो यही दो वेव की इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, y1 प्लस y2 इन सुपर पोजिशन, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y वाज y1 प्लस y2। तो y1 y2 क्या थे, वो यही थी इक्वेशन ऑफ वेव। तो ये जो सोर्स 1 से जो वेव पहुंची, तो इस 1 के कारण यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको इस इक्वेशन से लिखा जाएगा y1 इक्वल टू a sin ω1t प्लस kx1। वैसे ही y2 इक्वल टू a2 sin ω t प्लस k2 x2। देखिए बच्चों,
सबसे पहले तो आपको समझना हुआ क्या, मैंने कहा ना मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट चल रहा है. सो इट इज वी आर जस्ट अप्लाइंग वॉट एवर वी हैव सेड इन सुपरपोजिशन कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो. और डिस्प्लेसमेंट कैसे गिवन होंगे पार्टिकल के, बाय द इक्वेशन ऑफ द वेव. वो जो भी दो वेव है मीडियम में उनकी इक्वेशन लिख के ऐड कर दो. इक्वेशन को ऐड करने का मतलब ही है डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना, क्योंकि इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वो पार्टिकल्स का. ये y क्या है, दिस y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. इक्वेशन ऑफ वेव में दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. ऑफ मीडियम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. ऑलराइट, तो ये दो वेव जो यहां पे पहुंचेंगी, दो सुपरइम्पोज करेंगे, तो यहां पे जब ये दोनों वेव मिलेंगी बच्चों, आप देख सकते हैं ये पार्टिकल ये कह रहा है ऊपर, ये कह रहा है नीचे, तो यहां से जो वेव निकलेंगी ये अलग ही निकलेगी. मतलब इस पॉइंट के बाद जो यहां पे दिखाई देगा वो वेव आप देख सकते हैं वो दोनों से अलग निकलेगी. दिस इज वाई रिजल्टेंट. तो आप देख सकते हैं यहां से y1 आई, यहां से y2 आई, लेकिन जब ये दोनों सुपर इंपोज कर गई तो वो पार्टिकल का जो उस पॉइंट पे जो वेव बनी वो क्या बनी, वो ये होगी. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y रिजल्टेंट विल बी जस्ट y1 प्लस y2 विल बी इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस k1x प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस k2x. सिंपल, इन दोनों ऐड कर दो, दिस विल यू गिव यू द y रिजल्टेंट. अब आई नो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन इसी को सिंप्लीफाई करना है बच्चों. लेट अस यहां कुछ चीजें ऐड करते हैं. डेरिवेशन अगली क्लास में ही होगा, लेकिन आज मैं कुछ चीजें बता दूं. यहां से जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों, दिस रिजल्ट विल बी योर वेव एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. इस सेम कॉन्सेप्ट से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेम कॉन्सेप्ट से स्टैंडिंग वेव्स, सेम कॉन्सेप्ट से बीट्स. यही दो इक्वेशन ये सारे अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करती है. यस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी दो वेव मिल रही हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस व्हिच यू पुट, इफ दे आर कोहेरेंट दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, इफ दे आर नॉन कोहेरेंट दे प्रोड्यूस बीट्स. If they are traveling in same direction, they produce the traveling wave of the same direction. If they are traveling in opposite direction, they produce standing waves. तो ये ही कहानी है. इसी में अलग अलग कंडीशन डाल करके ये सारी चीजें निकल के आती हैं, जिसको क्लास 11th के वेव चैप्टर में पढ़ा जाता है. लेकिन हमारे 12th में हमें पूरा नहीं करना है बच्चों. हमारे 12th में हमें सिर्फ ये वाला पार्ट, हमें सिर्फ ये वाली चीज को डिस्कस करना है 12th में बस. यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये वाला केस है. अब इसके आगे की जर्नी इंटरफेरेंस के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, मैंने कहा ना अगली क्लास में न्यूमेरिकल, ट्रिग्नोमेट्री और ये क्वेश्चंस पे डिस्कस होगा. एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इन चीजों पे हमारा डिस्कशन होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. इंटरफेरेंस का काम सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे वेव्स में भी काम आएगा. और इसी इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस तुम रटोगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होंगी YDSE में. राइट, तो चलिए आज इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं. अगली क्लास में यानी वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3 में I will discuss interference and its application in Young's double slit experiment.